किसी का मोहताज होना एक बहुत ही बड़ा दर्द है। उस पर मेरी पत्नी की हरकतें मुझे और भी शक में डाल रही थी। मैंने बड़ी बेपसी से अपनी मुर्दा टांगों को देखा था जो चलने फिरने के काबिल ना थी। मुश्किल से मैंने व्हील चेयर को अपने बेड के पास किया और अपने हाथों से बेजान टांगों को बेड से नीचे किया और व्हील चेयर पर बैठ गया। यह सब करने में ही मेरे पसीने छूट गए थे। मैं पूरी तरह से हांफ रहा था। रात के अंधेरे में सामने वाले कमरे से मेरी पत्नी की आने वाली आवाजों ने मेरे होश उड़ा दिए थे। वह रोज मुझे दवा खिलाकर मेरे कमरे से निकलकर सामने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती थी। रात की खामोशी में मुझे अपनी बीवी की अजीबो गरीब सी आवाजें आती थी कि जिसे सुनकर ही मेरा कलेजा फटने लगता था। रात भर में सुकून से सो नहीं पाता था। फिर वह दरवाजा सुबह ही खुलता था और जब मेरी बीवी कमरे से बाहर आती तो चेहरे पर एक मुस्कुराहट सजी होती थी। उसका हसीन रूप उस वक्त और भी जगमगा रहा होता था। उसके गीले बाल मेरी जान निकलने लगते थे जब मैं पूछता कि तुम रात को मेरे साथ क्यों नहीं सोई, उठकर क्यों चली जाती हो, तो वह कोई भी जवाब ना देती, बस एक अजीब सी मुस्कुराती हुई नजर मेरे बेजान पैरों पर डालती जैसे वह कह रही हो कि तुम एक अपाहिज मर्द मुझे दे ही क्या सकते हो। वह मुझसे मुंह से कुछ नहीं कहती थी और उसकी चुप्पी मुझे अंदर ही अंदर से मार रही थी। पूरा दिन वह मेरा ख्याल रखती थी, मुझे खाना भी अपने हाथ से खिलाती थी, लेकिन रात को खूबसूरत सी साड़ी पहनती और अच्छे से तैयार होती और दूसरे कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती। रात भर जो तकलीफ वह मुझे देती थी मेरे लिए वह मेरी जान निकालने के लिए काफी था। औरत का सजना सवरना बेमायने नहीं होता। एक बार मैंने खाना खाते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और उसे कहने लगा, मुस्कान, तुम रात को मेरे पास ही रहोगी, मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आती। तुम तो जानती हो कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। देखना बहुत जल्द मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा, चलने फिरने लगूंगा। मेरी आंखें बेपसी के मारे गीली हो गई थी। यह मेरी बेपसी की आखिरी हद थी। जो तकलीफ, जो दर्द में रातों को सह रहा था वह मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं क्या, कोई भी यह मर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि उसकी पत्नी सच सवर कर दूसरे कमरे में चली जाए और पति को अकेला कमरे में छोड़ जाए। उसने मेरे हाथ से अपना हाथ छुड़ाया, फिर खाना उठाकर मेरे पास से चली गई। मैं व्हील चेयर से चलता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। वह किचन में थी, खाने के बर्तन धो रही थी। मैं उसके पीछे आ गया। मैंने कहा, डॉक्टर मुझे उम्मीद दिला रहे हैं कि मैं चलने लगूंगा, मेरी टांगे फिर से ठीक हो जाएंगी, फिर हम दोनों दोबारा से अपनी जिंदगी। मेरी बात पर एक कांच का गिलास जोर से मुस्कान ने जमीन पर गिराया था। वह गुस्से से मेरी व्हील चेयर पकड़े मुझे बाहर गैलरी में ले आई। 8वीं मंजिल से नीचे देखते हुए भी डर महसूस होता था। कहने लगी, तुम यूं ही मोहताज और अपाहिज ही अच्छे लगते हो, समझे? अगर तुमने अपने ठीक होने की बात की तो यहाँ से नीचे फेंक दूंगी। भगवान करे तुम कभी ठीक ना हो, ऐसे ही रहो बेबस मोहताज, दूसरों के सहारे जिंदगी गुजारो। वह बड़े गुस्से और कहर भरी नजरों से मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में इतनी नफरत भरी हुई थी कि एक पल के लिए मैं सह गया था। गैलरी की दीवारें ज्यादा ऊंची नहीं थी, वह मुझे आगे कर चुकी थी। नीचे का मंजर देखकर मेरी जान निकली थी। उसकी आंखें समय ना जाने किस जज्बे से लाल हो रही थी। वह गुस्से से लंबे लंबे सांस भर रही थी। फिर मेरी व्हील चेयर पीछे कर दी, मुझे मेरे कमरे में ले आई, मुझे बेड पर सहारा देकर लेटा दिया और दवा खिलाकर मेरे कमरे का दरवाजा पूरा खोलकर सामने कमरे में चली गई। जोर से उस दरवाजे को बंद कर दिया। जिस कमरे में वह आजकल रहने लगी थी उस कमरे का एक दरवाजा बाहरी तरफ भी खुलता था। जिस तरह की आवाजें उसके कमरे से आती थी वह सुनकर मैं मौत की तरफ जा रहा था। मुझे अपनी बेजान टांगों पर अब गुस्सा आने लगा था। मैंने बेपसी से अपनी टांगों पर मुक्के मारने शुरू कर दिए। अगर मैं ठीक होता तो जान से मार डालता उस आदमी को जिसके साथ मेरी पत्नी हंस हंसकर बातें कर रही थी। उस बंद कमरे में और भी ना जाने क्या क्या कर रहे थे। जब एक मर्द और औरत कमरे में तन्हा होते हैं तो इससे आगे का ख्याल सोचकर ही मेरी रूह कांप जाती थी, लेकिन मैं मजबूर था। एक बार मैंने ठान लिया कि मैं आज उस आदमी को छोड़ूंगा नहीं, इसलिए बड़ी मुश्किल से मैं व्हील चेयर पर बैठा और साइड टेबल से पिस्टल निकाली और कमरे से बाहर निकल गया। सामने कमरे से ही हंसने और बातें करने की आवाजें आ रही थी। मैं कमरे होल से झांक कर देखा, जो मंजर देख मेरी आंखों ने
देखा मेरे होश उड़ गए थे। मैंने गुस्से से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने खड़े आदमी को देखकर मेरे हाथ में पकड़ी पिस्टल गिर चुकी थी, क्योंकि सामने तो मेरा ही वह अपने होश उड़ाने वाला हुस्न लिए मेरे सामने बैठी थी, मुझे उलझी हुई नजरों से देख रही थी। मैंने अपने मुंह से सिगरेट का लंबा सा कश लेकर धुआं उड़ाते हुए कहा, मिस मुस्कान, मेरी तरफ से कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आप अपने फैसले पर आजाद हैं। एक तरफ 20 लाख का चेक था और दूसरी तरफ मैरिज पेपर। मैंने अपनी गंड चेयर पर टेक लगाते हुए उस हसीन लड़की के चेहरे की बेप्सी को देखा और मन ही मन मुस्कुराया था। उसकी नजरें कभी 20 लाख के चेक पर जाकर टिक जाती, जिसकी उसे इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत थी, तो कभी उन पेपरों पर जिन पर साइन करके वह मेरी पत्नी बन जाती। औरत अगर हसीन हो और ऊपर से बेबस और मजबूर भी हो तो उसकी बेप्सी से खेलने में और भी मजा आता है। इसलिए मैं जिस कदर मुस्कान की बेप्सी से मजा उठा सकता था उठा रहा था। उसकी आंखों में झिलमिलाते आंसू मेरे अंदर अकड़ कर बैठा। मेरी अना को बहुत ही सुकून पहुंच रहा था। उस लड़की के लिए शायद यह फैसला करना बहुत मुश्किल था। मैंने मुस्कान को दौरा पर लाकर खड़ा कर दिया था। उसका बाप इस समय अस्पताल के आईसीयू में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था और अपने बाप की जिंदगी बचाने के लिए अपनी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू लिए मेरे सामने बेबस बैठी थी। उस वक्त उसके गिले गुलाबी आंखें मेरा चैन चुरा रही थी। फिर उसने कांपते हाथों से पेपर पर साइन कर दिए। मेरे चेहरे पर भरपूर मुस्कुराहट छा गई थी। मैं समझा कि मैंने फिर एक नाजुक सी कली को खरीद लिया है। उसे भी 4 दिन अपने कमरे की शोभा बनाऊंगा और फिर किसी फालतू चीज की तरह से फेंक दूंगा। मुस्कान के साथ मेरी शादी पहली शादी थी। इससे पहले मैंने जितनी भी लड़कियों का इस्तेमाल किया था बिना शादी के ही उनके साथ रातें रंगीन करता था और जब मन भर जाता तो उन्हें छोड़ देता था। लेकिन मुस्कान से शादी मुस्कान की शर्त थी। जब उसने मेरी शर्त मानी थी तो मजबूरी में मैंने भी उसके शर्त मान ली थी। मेरे लिए औरत शायद इतनी ही अहम थी कि जिसके साथ कुछ दिन या कुछ महीने गुजर जाएं, मगर मैं नहीं जानता था कि मुस्कान किस आफत का नाम है। वह कोई आम लड़की ना थी, बहुत बड़ी बला थी। हाँ, वह एक बला ही थी जो मुझे निगल गई। मैंने बड़ी खुशी से मुस्कान के साइन किए हुए शादी के पेपर्स को उठाया था और अपना भी साइन कर दिया। मेरे ऑफिस के मेरे रूम की तीसरी कुर्सी पर वकील भी बैठा हुआ था। उन्होंने बाकी की कार्यवाही की थी। अब वह हसीन सी लड़की मुस्कान खत्री से मुस्कान डोगरा बन गई थी, विकास डोगरा की पत्नी बन चुकी थी। लेकिन बस कुछ ही महीनों के लिए, जब तक मेरा उससे दिल नहीं भर जाता। मैंने एक गिरी हुई सी नजर मुस्कान पर डाली थी, वह सिर्फ मेरा दिल बहलाने के लिए थी। उसने जल्दी से वह 20 लाख का चेक उठाया और मेरे ऑफिस से बाहर जाने लगी। लेकिन मेरी पुकार पर उसके कदम रुक गए थे। मैंने कहा, मुस्कान, यह चेक मेरा ड्राइवर अस्पताल पहुंचा देगा, तुम मेरे साथ मेरे फ्लैट में चलोगी? क्योंकि आज हमारी शादी की पहली रात होगी जो मैं बर्बाद नहीं करना चाहता। इतना सब्र नहीं था कि उसके इंतजार में अपना टाइम बर्बाद करता। उसने पलटक मुझे तड़प कर देखा था। कहने लगी, मेरा बाप जख्मी हालत में अस्पताल में पड़ा है, मैं नहीं जानती वह जिंदा भी बचेगा कि नहीं, इसलिए भगवान के लिए एक रात मुझे मेरे बाप के पास गुजरने दो। मैं वादा करती हूँ खुद ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। उसने हाथ जोड़ते हुए मुझसे विनती की थी, लेकिन मैं इतना रहम दिल नहीं था। अगर रहम दिल होता तो मुस्कान की मजबूरी का यूं फायदा ना उठाता। मैं अपनी पैंट की जेब में हाथ डाले धीरे से चलता हुआ उसके पास आ गया। मैंने कहा, तुम्हारे बाप को इस समय इस चेक की जरूरत है, तुम्हारी नहीं, और यह चेक बहुत ही आराम से तुम्हारे बाप तक पहुंच जाएगा। और प्लीज अब मुझे बोर मत करो, कब से मुझे इन पलों का इंतजार था। यह कहकर मैंने उसकी कलाई पकड़ी और उसे अपने साथ ले जाने लगा। वह पूरे रास्ते मेरे हाथ जोड़ती रही, मुझसे मिन्नतें करती रही। वह मुझसे बस कुछ ही घंटे मांग रही थी कि मुझे मेरे पापा के पास भेज दो, लेकिन मुझे तो जैसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था सिवाय उसे थप्पड़ की गूंज के जो कुछ दिन पहले इसी लड़की ने मेरे मुंह पर मारा था। मेरे अंदर लगी आग शायद उसकी बेप्सी और बहते आंसू देखकर ही बुझनी थी, इसलिए मैं बस गाड़ी चलाता रहा, उसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं दी। मैं एक बहुत ही अमीर और अयाश टाइप का 30 साल का नौजवान था। इतने तो
शायद किसी ने कपड़े नहीं बदले होंगे जितनी मैं लड़कियों को खरीद कर किसी फालतू चीज की तरह फेंक चुका था। दौलत की रेल पेल थी, किसी चीज की कोई कमी ना थी। मैंने शादी भी अभी तक इसलिए नहीं की थी कि मुझे किसी एक औरत के साथ जिंदगी नहीं गुजारनी थी। आज तक कोई ऐसी मिली ही नहीं थी कि कुछ रातों की संगत के बाद भी मेरे दिल को भा जाती। मैं मुस्कान को उसकी कलाई से खींचता हुआ अपने फ्लैट पर ले आया। फ्लैट का दरवाजा खोलकर मैं उसे घसीट हुआ अंदर कमरे तक ले आया था और उसे बेड पर धक्का दे दिया। वह आंसू बहा रही थी। मैंने कहा 20 लाख दिए हैं, नहीं मरेगा तुम्हारा वह बीमार और बूढ़ा बाप, इसलिए यह रोना धोना बंद करो। और फिर अलमारी से निकालकर उसे वही गाउन दिया जो कुछ दिन पहले मैंने उसे दिया था और बदले में गरीब घराने की लड़की ने मेरे मुंह पर गाँव दे मारा था और मेरे मुंह पर थप्पड़ मारकर मुझे अपनी शराफत की बात करके गई थी कि मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो पैसों की खातिर इज्जत बेच देती हूँ। और आज मैंने उसे उसी मकाम पर लाकर खड़ा कर दिया था सिर्फ 20 लाख के बदले। वह उस समय मेरी खरीदी गुलाम बन चुकी थी। जब तक कि मेरा दिल भरता मैं उसका इस्तेमाल करता और जब मेरा दिल उससे भर जाता मैं उसे दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल सकता था। हालांकि कुछ दिन पहले भी मैंने उसे 20 लाख का ही चेक दिया था और वजह उसका बेपना हुस्न था जिसने मेरे होश हवास उड़ा के रख दिए थे। मैंने उसके हुस्न की कीमत पहले भी इतनी ही लगाई थी, लेकिन बदले में उसने मुझे थप्पड़ मार दिया था। मैं चाहता तो उसी रात उसे जबरदस्ती अगवा करके भी अपने दिल में लगी आग को शांत कर सकता था, लेकिन नहीं, मुझे उस बेबस और मजबूर लड़की की बेबसी को देखना था। मैं चाहता था कि वह खुद मेरे पास रोते हुए मदद मांगती हुई यहाँ आए, मेरे सामने हाथ जोड़कर रोए, गिड़गिड़ा जाए, तब जाकर मेरे दिल को सुकून मिलता। फिर ऐसा ही हुआ था। वह आज मेरे सामने उसी गाउन में मौजूद थी जिसमें मैं उसे देखना चाहता था। नेट का खूबसूरत सा गाउन उसके बदन की खूबसूरती को छलक कर बाहर आ गई थी, अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रही थी और उसकी यह हरकत देखकर मेरे लबों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। मैंने कहा अब कोई फायदा नहीं है खुद को मुझसे छुपाने का, अब तुम मेरी बन चुकी हो और मैं तुम्हारे साथ वह सब कुछ कर सकता जो मेरा दिल चाहेगा। मेरे कहने पर वह तड़प उठी थी, कहने लगी नफरत है मुझे तुम जैसे अमीर बिगड़े हुए लड़कों से। तुमने सिर्फ मेरा शरीर पाया है लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत भरी है। मैं अपने बाप की जान बचाने के खातिर खुद को तुम्हारे हाथों बेच चुकी हूँ, या यूँ कहो मैं अपनी जिंदगी अपने बाप की खातिर दांव पर लगा दी है। उसकी इतनी नफरत भरी बातें सुनकर मेरे शरीर में आग सी दौड़ गई थी। मैंने कसक उसको अपनी बाहों के शिकंजे में जकड़ा था, इतनी जोर से कि उसकी सिसकी निकल गई थी। मैंने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मुझसे चाहे जितनी भी नफरत करो, लेकिन कुछ दिन या फिर यूँ कहो कुछ महीने तो मैं तुमसे खूब ढेर सारा प्यार करूंगा और अपने 20 लाख की कीमत वसूल करूंगा। उसके बाद तुम मुझसे आजाद हो। यह कहकर मैंने उसके खूबसूरत से बदन को चूम लिया था। उसके बाद मैंने वह सब कुछ पा लिया जिसकी मुझे जिद थी। मुस्कान मेरे पापा के ऑफिस में काम करने वाली एक छोटी सी वर्कर थी जिसकी तनख्वाह भी बहुत कम थी। एक बार मैं किसी काम की वजह से अपने पापा के ऑफिस में गया और उनसे कुछ डॉक्यूमेंट साइन करवाकर उनके कमरे से बाहर निकल गया कि तभी अचानक मेरी नजर मुस्कान पर पड़ी तो उसके होश उड़ाते हुस्न को देखकर मेरा दिमाग घूम कर रह गया था। ब्लैक कुर्ता, उस पर पिंक कलर का बड़ा सा दुपट्टा शोल्डर पर फैलाए, वह चुपचाप से कंप्यूटर की स्क्रीन पर नजरें जमाए तेजी से कीबोर्ड पर उंगलियां चला रही थी। मेरे बस अचानक से ही नजर उसकी तरफ उठी थी, लेकिन उसके हुस्न को देखकर तो नजरें पलटना ही भूल गया था। शायद मेरी नजरों की तपिश का असर था कि मुस्कान उलझन का शिकार हुई थी। औरतें खुद पर उठने वाली हर नजर को पहचान जाती है और यह सिक्स्थ सेंस तो उनमें नेचुरल होता है। शायद इसीलिए मुस्कान ने मुझे बड़ी नापसंदीदा नजरों से घूरा था। मेरे मुस्कुराहट और भी गहरी हुई थी। मैं किसी काम से पापा के ऑफिस में आया था, लेकिन मुस्कान की खूबसूरती ने मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं वापस पापा के केबिन में गया। मैं उनसे मुस्कान के बारे में पूछा तो वह कहने लगे कि वह कुछ ही महीने पहले उनके ऑफिस में काम कर रही है, बहुत ही अच्छी और मेहनती लड़की है। मैंने कहा मुझे भी एक ऐसी ही
ही लड़की की जरूरत है। अगर आप मुस्कान से कहे कि वह मेरे ऑफिस में काम कर ले तो मेरी मुश्किल आसान हो जाएगी। मेरे पापा को भला क्या ऐतराज हो सकता था और वैसे भी पापा मेरी किसी बात को टाल नहीं सकते थे। मैं उनकी इकलौती औलाद था। बस पापा को मेरी एक ही बात से प्रॉब्लम रहती थी कि मैं जिंदगी में मैच्योर कब होऊंगा। आए दिन लड़कियों से मेरी दोस्ती पर भी पापा सवाल उठाते रहते थे। मेरी माँ भी चाहती थे कि अब मैं शादी करके सेटल हो जाऊं, लेकिन मैं शादी के झंझट में पड़ना नहीं चाहता था। मैं आज़ादी से खुलकर अपनी जिंदगी को एंजॉय करना चाहता था। मैंने अपना एक अलग से फ्लैट ले रखा था। ज्यादातर मैं अपने इसी फ्लैट में रहता और लड़कियों को भी वहीं ले जाता था। मम्मी पापा के साथ बहुत कम रहता था। यूं मुस्कान को मेरे ऑफिस में शिफ्ट कर दिया गया। मैंने सबसे पहले काम यही किया कि उसकी तनख्वाह बढ़ा दी। वह खुश हो गई थी, लेकिन अब तक उसे मेरे इरादों की खबर तक नहीं थी। उसे काम करते कुछ हफ्ते गुजर गए थे। मैं उसे किसी भी काम के लिए कहता तो वह चुपचाप वह काम कर देती थी। मेरे किसी भी बात को ना नहीं करती थी, लेकिन उसने पहली बार मेरे काम के लिए ना कहा कि जब मैंने उससे कहा मेरे ऑफिस में काम करने के रूल कुछ अलग है। मुझे काम करने वाली लड़कियों का लुक मॉडर्न चाहिए, इसलिए अगर तुम यह जो बड़ा सा दुपट्टा ओढ़ कर रखती हो इसे उतार कर कुछ मॉडर्न कपड़े पहनकर काम करो तो अच्छा होगा, और उसके लिए मैं तुम्हारी तनख्वाह डबल कर दूंगा। मेरी बात सुनकर उसने कहा कि मैं जो कपड़े पहनती हूँ उनमें मैं खुद को कंफर्टेबल फील करती हूँ। मुझे अपना लुक चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। जब मैं तुम्हारे पापा की ऑफिस में काम करती थी तब भी उन्हें मुझसे कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए तुम मुझे वापस अपने पापा के ऑफिस में भेज दो तो अच्छा है, क्योंकि मुझे यह सब करना मंजूर नहीं है। उसके इनकार ने मेरे अंदर तो आग सी लगा दी थी। आज तक इतनी हिम्मत मेरे आगे किसी लड़की ने नहीं दिखाई थी। मैं यह तो अच्छी तरह जानता था कि ऐसी लड़कियां जो अपने घर की खराब हालत की वजह से कमाने के लिए बाहर निकलती है, खुद पर खुददारी के लेवल के तौर पर बड़ा सा दुपट्टा लपेट कर रखती है, अपना हुस्न छुपाकर हम जैसे अयाश लड़कों के सामने खुद को इज्जतदार साबित करने का यह उनका एक पुराना हथकंडा है। इस टाइप की लड़कियां अपने हुस्न को छुपाकर इसकी कीमत बढ़ाती है, और फिर जब हम उनकी कीमत बढ़ाते हैं तो उनकी शराफत की चादर उतरने में देर नहीं लगती। इसलिए मैंने भी ऐसा ही किया था। मैंने अगले ही दिन बाद मुस्कान से कहा कि तुम्हें मेरे साथ एक बिजनेस लंच पर जाना है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। सबसे पहला सवाल उसने यह किया, क्या वह ऑफिस के टाइमिंग में वापस आ जाएगी, क्योंकि वह ज्यादा देर नहीं रुक सकती। मैंने कहा हाँ, तुम ऑफिस टाइमिंग में ही लौट आओगी। मेरी बात सुनकर वह मेरे साथ जाने को तैयार हो गई। मैं उसे एक रेस्टोरेंट में ले आया। मेरे कुछ क्लाइंट वहां मौजूद थे। मीटिंग और लंच के बाद वह चले गए। मैं मुस्कान को बहाने से उसी होटल के कमरे में ले आया, लेकिन जब मैंने उसे अपने इरादे के बारे में बताया तो वह गुस्से से लाल हो गई थी। मैंने 20 लाख का चेक और एक बेहुदा सा लिबास उसके सामने रख दिया और यह भी कहा कि जब तक चाहूँ तुम्हें यूज कर सकता, तुम मुझे इनकार नहीं करोगी। मैं जानता था कि वह अपनी कीमत कुछ बढ़ाना चाहेगी और 20 लाख की रकम भी कम ना थी, लेकिन ऐसा नहीं था। उसने वह चेक और वह ड्रेस मेरे मुंह पर मारा और कहने लगी कि मैं एक शरीफ और इज्जतदार घर की लड़की हूँ। वह मुझ पर एक नफरत भरी नजर डालती हुई कमरे से बाहर चली गई थी। उसने मेरे ऑफिस की नौकरी भी छोड़ दी। यह बात मेरे जैसे अयाश आदमी से कहाँ बर्दाश्त होनी थी, इसलिए सबसे पहले मैंने अपने पापा से मुस्कान की पूरी डिटेल्स ली और कहा कि वह भी मुस्कान को अपने ऑफिस में नौकरी पर ना रखें। मेरे पापा ने वजह पूछी, लेकिन मैं बस कह दिया वह लड़की ठीक नहीं है। मेरे पापा ने मेरी बात मान ली और मुस्कान को दोबारा नौकरी पर नहीं रखा। उसके बाद मैंने उसके बाप का एक्सीडेंट करवा दिया, उसे जिंदगी और मौत तक पहुंचा दिया। और अब जब वह मेरे पास मदद के लिए आई तो मैंने उसे साफ कह दिया कि मिस मुस्कान, अगर आप चाहती कि मैं आपकी कुछ मदद करूं तो अपनी शराफत और यह खानदानी इज्जत को मेरे ऑफिस से बाहर रख कर आएगा। वह कहने लगी, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन बदले में तुम्हें भी मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। मैंने कहा, कैसी शर्त? उसने कहा, तुम चाहे मुझे एक रात के लिए इस्तेमाल करो या फिर 4 रातों के लिए, या जब तक तुम्हारा मन करे तो मुझे इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मुझे हाथ लगाने से पहले तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। बिना शादी के तुम मुझे नहीं छूओगे। बेशक तुम मुझे चाहे एक रात के बाद तलाक दे देना, लेकिन मैं बिना शादी किए तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। उसके बाद सुनकर मैं
मैं दंग रह गया था और फिर उसकी बात मेरे लिए एक एडवेंचर भी थी। आज से पहले मैंने कभी किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं किया था। उसकी बात पर मैं जोर से हंसा था और एक वकील को अपने कमरे में बुला लिया। खैर, यह शादी मुस्कान के लिए शादी होगी, लेकिन मेरे लिए यह कोई भी अहमियत नहीं रहती थी। वह मेरे लिए सिर्फ कुछ दिन या कुछ महीने की अयाशी का सामान थी। आज वह लड़की मेरी बाहों में थी, मेरे ही फ्लैट के कमरे में मेरे बेड पर अब बेपसी से आंसू बहा रही थी। उसकी अक्कड़ मैंने कुछ ही दिन में तोड़कर रख दी थी। मेरे अंदर का हैवान परस्त इंसान इस कमजोरी सी लड़की से अपनी बात मनवा कर बहुत ही शांत हो चुका था। मुस्कान का बाप तड़प कर अस्पताल में दम तोड़ चुका था। वह अगले दिन अस्पताल पहुंची तो बाप के मुर्दा शरीर को देखकर रोने होने लगी थी, लेकिन मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मुस्कान का उसके बाप के अलावा और कोई नहीं था। कुछ दिन वह अपने बाप का मातम मनाती रही, लेकिन मेरे अंदर ना जाने क्यों उस लड़की की तलब अब दिन बदन बढ़ने लगी थी। हालांकि मेरा बदला पूरा हो चुका था, मैं उसे पत्नी बनाकर रखना नहीं चाहता था, लेकिन शायद उसके हुस्न का भूत मेरे सर से अभी उतरा नहीं था, इसलिए उसके घर से उसे वापस अपने फ्लैट पर ले आया। इस बार उसकी आंखों में मेरे लिए पहले से भी ज्यादा नफरत थी, लेकिन मुझे कहाँ किसी बात की परवाह थी। मुझे लगा बस कुछ दिन का खुमार है। जैसे ही मुस्कान के हुस्न का खुमार मेरे सर से उतरेगा, मैं मुस्कान के मुंह पर तलाकनामा मारकर उसे चलता कर दूंगा। लेकिन वह तो किसी नशे की तरह मेरे अंदर उतरने लगी थी। हर बार वह मुझे पहले से ज्यादा हसीन लगने लगती थी, इतनी कि मैं कई कई घंटे बस उसे देखता रहता था। हालांकि मुझे आज तक मुस्कान से बदले में मोहब्बत नहीं मिली थी। उसकी आंखों में मेरे लिए सिर्फ एक ही जज्बा था और वह था नफरत का। जितना मैं उसकी संगत में रहता उतनी ही वह मुझे अच्छी लगने लगी थी। उसका उदास चेहरा भी मुझे लुभाने लगा था। एक बार वह बहुत बीमार हो गई थी और तब मेरी जान पर ही बन गई थी। उसे बुखार में तपते देखकर मेरा दिल तड़प उठा था। उस समय मुझ पर यह खुलासा हुआ कि मैं तो मुस्कान से मोहब्बत कर बैठा हूँ। उसकी तकलीफ मुझे बर्दाश्त नहीं हुई थी। मैं रात भर उसकी खातिर जागता रहा, उसका ख्याल रखता रहा। कुछ दिन में वह ठीक हो गई थी। 6 महीने गुजर चुके थे, लेकिन अब भी वह मेरी पत्नी थी। एक बार उसने मुझे खुद ही पूछ लिया कि तुम मुझे तलाक कब दोगे, क्योंकि यह तो मैं उसे पहले ही बता चुका था कि मैं उसके साथ कुछ दिन या फिर कुछ महीने ही रहूंगा। लेकिन अब मेरा इरादा बदल चुका था। मैं चाहता था कि वह यूं ही मेरे साथ हमेशा हमेशा रहे और मैंने अपना यह इरादा उसे बता दिया। मेरी बात सुनकर उसने नफरत से मुझे देखा, कहने लगी, मुझे तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी नहीं गुजर नहीं, मुझे हर सूरत में तलाक चाहिए। तुमने तो खुद कहा था कि मुझे छोड़ दोगे। यह कहते हुए वह फूट फूट कर रो पड़ी थी। मैंने कहा, मुस्कान, यह मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मैं पता नहीं कब तुमसे दिल लगी करते करते तुमसे दिल लगा बैठा हूँ, इसलिए अब तुम्हें छोड़ नहीं सकता। मैं तुमसे मोहब्बत कर बैठा हूँ, अब तुम्हारे बगैर जीने के बारे में सोच भी नहीं सकता। प्लीज मुस्कान, जो हुआ उसे भूल जाओ और तुम भी मेरी मोहब्बत को स्वीकार कर लो। तुम जैसे यहाँ रह रही हो रहती रहो। लेकिन वह मुझसे लड़ने लगी थी, कहने लगी, मुझे छोड़ दो। उसकी हालत दीवानों जैसी होने लगी थी। वह मेरा पैरों पड़कर बुरी तरह से हाथ जोड़कर कह रही थी कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। मैं बहुत चाहा कि उसे समझाऊं, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी। मजबूरन मुझे उसे थप्पड़ मारना पड़ा। मैंने कहा, आज के बाद मुझे यह बात मत करना, तुम यूं ही मेरे साथ पूरी जिंदगी रहोगी, समझी। मैं यह कहकर ऑफिस के लिए घर से निकल गया। मुस्कान पर जो पागलपन का दौरा पड़ा था, उसे हटाने के लिए मुझे उसे थप्पड़ मारना पड़ा था। लेकिन अब मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि मैं मुस्कान पर हाथ कैसे उठाया। उस दिन मैं टेंशन में कार भी बहुत तेज चला रहा था और जिसका नतीजा यह निकला कि सामने आने वाली गाड़ी से अचानक से मेरी टक्कर हो गई। मेरी गाड़ी कलाबाजी खाकर लुढ़क गई थी। मैं बेहोश हो चुका था। जब होश में आया तो मैं हॉस्पिटल में था, मेरे पापा के साथ मुस्कान भी वहां मौजूद थी। उसी समय मैं अपने पापा के सामने मुस्कान को अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया था। मेरे पापा यह सुनकर मुझसे नाराज हो गए थे, लेकिन मैं जिस हालत में पहुंच गया था मुझे कुछ कह नहीं सकते थे। मेरे दोनों टांगे फ्रैक्चर हो चुकी थी। डॉक्टर ने मेरी दोनों टांगों पर प्लास्टर चढ़ा दिया था। डॉक्टरों का कहना था कि कुछ महीने तक
तुम अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते। एक हफ्ते तक अस्पताल में रहने के बाद अपने माँ बाप के घर के बजाय मैं मुस्कान के साथ फ्लैट में चला गया। वह मेरा ख्याल रख रही थी, उसका रवैया भी बदल चुका था, लेकिन मुझे रात को दवा देने के बाद मेरे कमरे से बाहर निकल जाती थी, फिर पूरी रात वह कमरे में नहीं आती थी। मैं उस समय इस कदर मोहताज हो चुका था कि खुद से बेड से उठ नहीं सकता था। मेरे कमरे का दरवाजा खुला हुआ था, वह सामने कमरे में थी लेकिन उसके कमरे का दरवाजा बंद था। रात के खामोशी में मुझे सामने कमरे से सिसकियों की आवाजें आ रही थी। उस समय कौन था जो कमरे में मुस्कान के साथ मौजूद था? मेरा जी बेहद घबराने लगा था। शायद मेरा वहम है, लेकिन यह वहम नहीं था, क्योंकि अब मुझे रोज ही ऐसी अजीबोगरीब आवाज आने लगी थी जो मेरे लिए बहुत ही दर्द का कारण बनती थी। मेरे ऑफिस के काम के सिलसिले में मुस्कान ही मुझे फाइल साइन करने के लिए देती थी। मेरे ऑफिस का मैनेजर रोज आता था, जो भी जरूरी काम होता मैं उससे घर पर ही डिस्कस करता था और फिर वह चला जाता था। काफी जिम्मेदार और शरीफ लड़का था, अपने काम से काम रखता था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि आज वही मेरी पत्नी के कमरे से बाहर निकलेगा। मैंने कहा तुम? वह कहने लगा हाँ मैं। आज मेरी आंखों में आंखें डाले मुझे देख रहा था। मुस्कान भी उसके साथ खड़ी थी। उसने कुछ फाइल मेरे सामने रख दी और कहने लगी तुम्हारी सारी जायदाद मैंने अपने नाम कर ली है और अगर तुमने मुझे तलाक दी तो मैं तुम्हें जान से मारने में भी पीछे नहीं हटूंगा। मैंने कहा मुस्कान मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी कि मुझे तुम्हारी शराफत पर विश्वास था। मैं कुछ भी सोच सकता था, लेकिन तुम्हारे बारे में यह नहीं सोच सकता था कि तुम किसी के साथ नाजायज रिश्ता भी, क्योंकि नाजायज रिश्ता तो मैं भी तुमसे बनाना चाहा था और बदले में तुम्हें लाखों देना चाहे थे, लेकिन तुमने अपनी शराफत को, अपनी इज्जत को अहमियत दी थी। तो फिर आप आज क्यों गैर मर्द के साथ? मुझे अपनी जायदाद के छिन्न जाने का अफसोस नहीं है बस तुम्हारे बदल जाने का दुख है। बेहतर है कि तुम मेरी जान ले लो, लेकिन मैं तुम्हें तलाक नहीं दे सकता। तुमसे जुदा होकर भी तो मैं मर ही जाऊंगा। इससे अच्छा है कि तुम्हारे नाम के साथ ही इस दुनिया से चला जाऊं। मैंने जमीन पर गिरी पिस्टल हाथ में ली और कांपते हाथों से मुस्कान को थमा दी। मुस्कान ने पिस्टल हाथ में ले ली थी, लेकिन अगले ही पल वह रोने लगी थी। वह मैनेजर कहने लगा मुस्कान मेरी बहन है, मैं दुबई में नौकरी करने गया था, लेकिन वहाँ मुझे किसी ने झूठे इल्जाम में जेल भेज दिया था। लेकिन जब मैं वहाँ से छूटकर वापस आया तो मुस्कान ने मुझे सारी कहानी सुनाई थी और मुझे बहुत दुख हुआ था। तुमने मेरे बाप के साथ जो भी किया मैंने और मुस्कान ने उसका बदला लिया है, इसलिए मैंने तुम्हारे ऑफिस में नौकरी की, तुम्हारा भरोसा जीता, फिर तुम्हारा एक्सीडेंट करवाया और उसके बाद तुम्हें तकलीफ देने के लिए ड्रामा रचाया। यह सुनकर मैं खुद शर्मिंदा होकर रह गया था। मैंने मुस्कान से अपने हर गलत रवैये की माफी मांग ली थी। औरत की सहनशीलता मर्द से कहीं ज्यादा होती है। उसने मुझे माफ कर दिया था। मैं व्हील चेयर पर बैठा हुआ था, वह मेरा घुटनों पर सर रखकर बैठ गई। मुस्कान का मोहब्बत भरा स्पर्श पाकर आज पहली बार मेरे अंदर तक सुकून उतर गया था। दोस्त तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।